देश के एक हिस्से को ईवीएम पर भरोसा नहीं है और वो एक पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि उनकी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव ईवीएम से होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने 100% वीवीपैट से चुनाव कराने की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया है। अगर आपको ये जानना है कि ये मांग क्या थी तो उस पर हमने एक स्टोरी की है। इस स्टोरी को जो आप देख रहे हैं उसके यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में हम आपको उस स्टोरी का लिंक दे रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि जो भी लोग ये याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे उन्हें पूरी तरीके से निराश नहीं होना पड़ा। फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े निर्देश दिए हैं इस मामले में। जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों की वजह से भारत में जो चुनाव होते हैं वो हमेशा के लिए बदल जाएंगे, काफी कुछ बदल जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्विच। इस स्विच एक्सप्लेन में हम आपको बताएंगे कि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत में होने वाले चुनाव में क्या कुछ बदलेगा। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने स्विच पे मेरी इस मामले पर पिछली स्टोरी देखी है तो आपको पता होगा कि कौन से दो न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। नहीं देखी है तो प्लीज वो स्टोरी देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के मामले में होता यह है कि अगर दो जजों की बेंच किसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं और दोनों का जजमेंट अलग अलग होता है, दोनों का अलग अलग विचार, राय और फाइनल ओपिनियन होता है, फाइनल जजमेंट होता है, तो मामला जो है वो दो जजों की बेंच से ऊपर वाली ज्यादा जजों की बेंच तक चला जाता है। हालांकि जब दोनों ही जजों का जजमेंट एक हो, ओपिनियन एक हो, फैसला एक हो, तो इसे लगभग अंतिम फैसला मान लिया जाता है। ईवीएम वाले मामले में, वीवीपैट वाले मामले में दोनों ही जजों का फैसला एक मत से आया है, मतलब मामला लगभग फाइनल है। वहीं इससे जुड़ी जो ठीक पिछली स्टोरी स्विच ने की है उसमें हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 5 सवाल पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिए सुप्रीम कोर्ट को वो उससे सेटिस्फाइड है और इसी वजह से वीवीपैट से चुनाव कराए जाने की जो डिमांड थी, जो पिटीशंस गई थी, उनको खारिज कर दिया गया। अब बात करते हैं इसकी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंबल लोडिंग यूनिट को लेकर एक बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को कंटेनर में सील करके रखा जाएगा। कंटेनर की सील पर या तो उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधियों के दस्तखत होंगे। पहले जहां सिर्फ ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाता था, वहीं अब सिंबल लोडिंग यूनिट को भी स्ट्रांग रूम में रखे जाने का निर्देश दिया गया है। अब मामला ये है कि ईवीएम के साथ सिंबल लोडिंग यूनिट भी रिजल्ट आने के बाद 45 दिनों तक स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। ऐसे में अगर ईवीएम की जांच की नौबत आती है किसी वजह से, तो इसके साथ सिंबल लोडिंग यूनिट की भी जांच की जाएगी। जैसा कि नाम से लगता है, सिंबल लोडिंग यूनिट का काम ईवीएम में सिंबल को लोड करना है। पहले इसे ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूम में नहीं रखा जाता था, लेकिन अब जैसे ही सिंबल लोड हो जाएंगे वैसे ही इस यूनिट को सील कर दिया जाएगा। बाद में इसे भी स्ट्रांग रूम में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 45 दिनों के लिए रखा जाएगा। एक और सिफारिश की गई है। सिफारिश एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाने की, इसके जरिए पेपर स्लिप और बार कोड की काउंटिंग कराने की भी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट ने की है। काउंटिंग उन स्लिप्स और बार कोड्स की जो राजनीतिक पार्टियों के सिंबल के साथ लगने चाहिए। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इसकी संभावना तलाशने को कहा है कि क्या वीवीपैट पर बारकोड लगाया जा सकता है ताकि वीवीपैट की सारी पर्चियों का टेक्नोलॉजी के सहारे आसानी से गिनती किया जा सके। जैसा कि मैंने आपको स्विच पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ठीक पिछली स्टोरी में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जो 5 सवाल पूछे थे उनमें से एक सवाल ये था कि क्या ईवीएम में माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं। जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था कि हाँ, ईवीएम में माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बात कही थी वो ये कि ईवीएम में लगे माइक्रो कंट्रोलर को पार्टी या कैंडिडेट की पहचान नहीं होती, वो सिर्फ बटन को जानता है। मतलब जिसका बटन दबाया जाता है, जो सिंबल दबाया जाता है, उसी को वोट मिलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ईवीएम का सोर्स कोड किसी हाल में उजागर नहीं किया जा सकता है। यहाँ आपका वापस से जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन फिर भी एक सवाल हो सकता है, नहीं देखी वो स्टोरी आपने, तो कि सोर्स कोड होता क्या है। जब भी कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाता है, बनाया जाता है, तो उसके लिए सोर्स कोड का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने वाले सोर्स कोड के जरिए ही प्रोग्राम बनाते हैं। मतलब वो जो भी लिखते हैं कंप्यूटर को उस तरीके का निर्देश जाता है, कंप्यूटर वही करता है। आसान भाषा में समझें तो किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कैच ये है कि ये सोर्स कोड इंसान ही लिखते हैं, मतलब इसे बदला जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर्स को सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सोर्स कोड का पता किसी को नहीं चलना चाहिए क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है। जो पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे उन्होंने भी सोर्स कोड के फ्लैश मेमोरी की बात उठाई थी। उन्होंने कहा था इसकी वजह से उन्हें शक है कि ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है। अब आते हैं इस पर कि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का इससे क्या लेना देना है माइक्रो कंट्रोलर से, फ्लैश मेमोरी से। तो लेना देना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक हारा हुआ कैंडिडेट अपने खर्च से इसकी जांच करा सकता है। जांच करवा के ये पता लगाने की कोशिश कर सकता है कि ईवीएम से किसी तरीके की छेड़छाड़ तो नहीं हुई, रिगिंग तो नहीं हुई, हैकिंग तो नहीं हुई। हारा हुआ कैंडिडेट ऐसे 5% ईवीएम, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की जांच करा सकता है। इसके लिए उसे लिखित में अनुरोध करना होगा और वो ये अनुरोध जो रिजल्ट आ जाते हैं किसी भी चुनाव के तो उसके 7 दिन के भीतर कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टोरी के शुरू में बताया था कि इस फैसले से काफ़ी कुछ बदल जाएगा और जो 3 बड़े बदलाव हैं वो आपको इस स्टोरी में समझ आ गए होंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है। और अगर आपने हमारी ईवीएम के कवरेज से जुड़ी हमने लगभग दर्जन भर स्टोरीज की हैं, कोई सी भी स्टोरीज आपसे मिस हो गई हो तो उन सबके लिंक्स हम आपको इस स्टोरी के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ऐसे ही ज़रूरी स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।